Are you perhaps addicted to anime, like drugs? Yes, bro. Ah baby, do you want to enjoy sick anime contents? Then we've got a perfect solution. So then subscribe to Senpai Network. Don't worry. We've got it covered. हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं सेंपाई नेटवर्क और आज हम स्प्रिंग के 3 महान एनिमे के बारे में बात करने जा रहे हैं। महान एनिमेज। अगर आप माई एनिमे लिस्ट या फिर ऐसे ही कोई सिमिलर साइट ओपन करते हो तो आपको पता चलेगा कि स्प्रिंग में सच कहे तो काफी अच्छे एनिमे आए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम माई हीरो एकेडेमिया एंड टू योर इटर्निटी आया है एक बहुत ही ज्यादा अजीब शारीरिक गठन वाली लड़की की एनिमे। स्कूल के शैतान बच्चों या फिर डेलिंक्वेंट को लेकर एनिमे जो एक एक एपिसोड में बस क्लीशे ही होता जा रहा है। एक कमाल का लाइट नोवेल बेस्ड एनिमे, और कि एक ऐसा एनिमे जिसका टॉपिक डेड है लेकिन एनिमे काफी अच्छा है सच में। और कुछ ऐसे एनिमेज भी आए हैं जहां पर बस आपको लो बजट फैन सर्विस ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ओवरऑल रेटिंग करें तो ये सीजन भी बाकी सीजन की तरह अच्छे हो जाता अगर ये 3 एनिमे यहाँ नहीं रहता। लेकिन इसका रीजन क्या है? आखिर ये 3 एनिमे ही शिट्स ऑफ द सीजन कैसे बना और क्यों बना? आज का वीडियो टॉपिक यही तो है। तो क्योंकि शिट्स ऑफ द सीजन में हमें काफी ट्रिगरिंग चीजों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम शुरुआत करेंगे एनिमे का सबसे लाइट हार्टेड जॉनर के साथ, जो कि है रोम-कॉम। रोम-कॉम दूसरे शब्दों में रोमांटिक कॉमेडी, एक ऐसा जॉनर जहां पर छोटे से छोटे चीजों को भी काफी सिंप्लिसिटी के साथ दिखाया जाता था। एटलीस्ट पहले तो ऐसा ही होता था। रिसेंट जनरेशन में मोस्ट ऑफ द रोम कॉम्स पहले जितना अच्छा हुआ करता था उतना अच्छा और नहीं रहा। अब इन नए रोम कॉम्स को देखकर सिंपल से ज्यादा स्टूपिड और क्रिंज फील होता है। इसी जॉनर का ही इस सीजन का सबसे पहला जो चुनाव है वो है ओसामाके। ओसानाना जिमी का ज़ेत्ताई नि माकेनाई लव कॉमेडी, या फिर एक ऐसा रोम कॉम जहां चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं हारेगी। वाह, मतलब गाइस, आखिरकार एक ऐसा एनीमे आ गया है जहां पर चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं हारेगी। कितनी कमाल की बात है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एनीमे जितना आप देखेंगे उतना ही आपको पता चलेगा कि इस एनीमे का नाम भी कितना बड़ा फ्रॉड है। कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर का नाम है और उसका जो चाइल्डहुड फ्रेंड है यानी कि कुरोहा शिदा, वो स्कूल का एक पॉपुलर फिगर है, यानी कि जैसा होता है। तो एक दिन कुरो हमारे मेन कैरेक्टर से कन्फेस करती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे पसंद है एक और लड़की जो कि है शिरो। लेकिन जब उसे पता चलता है कि शिरो का पहले से एक बॉयफ्रेंड है तब वो बहुत ही उदास हो जाता है और कुरो के साथ वो बदला लेने का योजना बनाता है। तो आपको लग ही सकता है कि इसमें बुराई क्या है। रुको जरा, सब्र करो। तो यहाँ पर शिरो बचपन से हमारे मेन कैरेक्टर को जानता है और हमारा मेन कैरेक्टर बचपन में था एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर। तो बचपन में शिरो और हमारा मेन कैरेक्टर लगभग हर वक्त ही एक साथ रहते थे। लेकिन एक दिन से मेन कैरेक्टर ने शिरो को विजिट करना बंद कर दिया, तो इसीलिए शिरो को लेना था हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बदला। तो सच कहे तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। एक एक्टर क्या आपको हमेशा ही विजिट करता रहता है? मतलब ये क्या एक कॉमन चीज है? और ऐसा भी तो हो सकता है कि उस लड़के को कुछ सीरियस चीजों का सामना करना पड़ा हो, जो कि स्टोरी में सच में हुआ है। तो क्या फिर भी शिरो का ये सोच सच है? तो चलिए अब बात करते हैं कुरो के बारे में। तो इस स्कूल में एक कन्फेशन फेस्टिवल होता है जहां पर लड़के को ऑन स्टेज कन्फेस करना पड़ता है और लड़की को उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ता है। तो पहले हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर शिरो से कन्फेस करने वाला था, लेकिन कुरो ने नॉट ओनली उसे कुरो से कन्फेस करने को कहा पर साथ ही साथ उसने रिजेक्ट भी कर दिया ऑन स्टेज कन्फेशन के दौरान। लेकिन उसके बाद जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये सही नहीं किया, तब कुरो ने एमनेशिया फेक किया मेन कैरेक्टर के पास आने के लिए। मतलब पूरा देख के लग रहा था कि मैं एक ग्रेड स्कूल रोमांस देख रहा था। और बस इतना ही नहीं, इसके सिवाय भी बहुत सारे छोटे बड़े ऐसे मिस्टेक है जो आपको कोई भी डिसेंट एनीमे में देखने को नहीं मिलेगा, जो कि विदाउट अ डाउट एकदम बेवकूफी है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर जितने सारे लव इंटरेस्ट है सारे के सारे चाइल्डहुड से रिलेटेड है मेन कैरेक्टर के। लेकिन ये एकदम भी कमाल का प्लॉट ट्विस्ट नहीं होता, क्योंकि देख के ही पता चल रहा था कि ऑथर ऐसा ही कुछ करेंगे। लेकिन सच कहे तो लोग उनके ऊपर ज्यादा नजर नहीं देते, क्योंकि हमारे चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स या इतने ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं कि क्या बताओ। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यह बिजगिरी का मात्रा बहुत ऊपर चला गया है, तो फिर मुझे आपको हमारा अगला एनीमे फुल डाइव के बारे में बताना ही पड़ेगा। पूरा नाम है फुल डाइव, द अल्टीमेट नेक्स्ट जेन फुल डाइव आरपीजी इज इवन शिटियर देन रियल लाइफ। हाँ, सुन के आपको लग सकता है कि इस एनीमे का बेकार होना रिलेटेबल है, पर वेट,
बस टाइटल से भटक मत जाइए। कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर हिरोशी युकी एक ट्रैक रनर था, लेकिन एक ट्रेजिक इंसिडेंट के कारण उसने ये काम छोड़ दिया और बन गया फुल टाइम शट इन नीट। तो हमारा मेन कैरेक्टर जब मार्केट में एक नया गेम खरीदने जाता है, तब एक लड़की उसे एक और अलग गेम लिटरली फोर्सफुली खरीदने में मजबूर करती है। मतलब हाँ, सोसाइटी में तो ऐसे ही शॉपकीपर कस्टमर से फोर्सफुली चीजें खरीदवाता है। तो आगे बढ़ते हैं। जब मेन कैरेक्टर उस फोर्सफुली बाय किया हुआ गेम को शुरू करता है, तब उसे बताया जाता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स उसका फ्यूचर पार्टी मेंबर बनेगा, जो कि नॉर्मल एमएमओ गेम्स में कभी भी नहीं होता। मतलब आप अगर एमएमओ गेम्स के फैन हो तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि गेम है 10 साल पुराना और एनिमे के हिसाब से ये गेम कोई भी नहीं खेलता। तो गेम का सर्वर डेट कैसे नहीं है? मतलब लिटरली मैं यही कह सकता हूँ कि ऑथर को गेम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसलिए गेम के बारे में रहने दे के हम और भी मजेदार कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो एमसी बहुत ही ज्यादा बेकार और क्रिंजी है। मतलब याद है ना, मैंने कहा था कि एक ट्रेजिक इंसिडेंट जिसके बारे में उसने ट्रैक क्लब छोड़ दिया था। मतलब हमें एक ऐसा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहां एक ट्रैक मीट में लड़का पैंट में मूत देता है और उसके बाद शट इन बन के गेमर बनता है। और ये एमसी की बहन उसे पसंद नहीं करती क्योंकि उसने दौड़ना छोड़ दिया। मतलब देखिए, इतने सारे लोगों के सामने पैंट में मूत देना बहुत ही शर्मनाक है। उसके बाद ट्रैक मीट छोड़ो, शट इन नीट बनना ही बहुत ही अच्छा चॉइस है। तो मतलब इस लड़की का उम्र क्या है कि इसे ये समझ नहीं आता। और अब आते हैं सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड कैरेक्टर, यानी कि हमारा मेन फीमेल लीड रियोना के ऊपर। अगर आप सूरत देख के इसे जज करना चाहते हो तो फिर मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे ही देता हूँ। पहले लड़की मेन कैरेक्टर को फंसाती है गेम को खरीदने के लिए, ये बोल के कि अगर वो गेम कंप्लीट करेगा तो वो उससे शादी करेगी। मतलब लड़का भी कमाल का है हमारा कि फंस गया। उसके बाद जितना एपिसोड जाता गया बस ये देखने को मिला कि एक बिच आखिर कितनी बदतर हो सकती है। I mean, एक लड़की बिच है, ये हमें स्टोरी प्रोग्रेशन के साथ साथ जानने को मिलता है। लेकिन यहाँ एपिसोड 1 के फर्स्ट हाफ में ही जॉब डन। तो टू बी ऑनेस्ट, इस एनिमे की रिलीज होने के पहले मुझे लगा था कि ये एनिमे कॉमिकली शानदार होने वाला है क्योंकि ऑथर है शिंचू यूशा के। लेकिन एनिमे देखने के बाद मैं ऑथर से मिलके बस एक ही बात पूछना चाहूंगा, बाप कौन है? बाप कौन है? बाप कौन है? बाप। लेकिन अगर हम इस एनिमे के रंडी रोना पीछे रखें तो फिर एक और एनिमे है जो सच में रंडी रोना है। जी हाँ गाइस, एनिमे का नाम है हिगे हीरो। पूरा नाम है हिगे हीरो, आई शेव्ड देन आई ब्रॉट अ हाई स्कूल गर्ल होम। वाह, कितना कमाल का नाम है। सुन के ही समझ आ रहा है कि एनिमे कितना कमाल का होने वाला है। मुझे पता है क्योंकि मैंने इस एनिमे को शिट लिस्ट में डाला है, तो आप लोग जरूर भड़क जाएंगे। लेकिन इसके पीछे कुछ कारण है जो कि मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सीधी बात कहे तो स्टोरी क्या है, एक 27 साल के आदमी के घर में एक 16 साल की लड़की रह रही है। और ऐसा क्यों? क्योंकि लड़की के पास घर नहीं है और आदमी हमारा बड़ा भोंदू है। तो अगर शुरू से बात करें तो हमारा मेन फीमेल कैरेक्टर जो है सायू, उसका बैक स्टोरी कुछ इस प्रकार का है। सायू के पिता फैमिली को छोड़कर चले गए थे क्योंकि वो चाहते थे कि फैमिली में दूसरा बच्चा ना आए, लेकिन दूसरा बच्चा जो आया वही था सायू। इसलिए सायू और सायू के मॉम के अंदर का रिश्ता उतना खास नहीं था। इस वक्त में सायू और सायू की एक ही दोस्त को स्कूल में बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता था। और आपको तो पता ही है, जापानीज एनिमे में बुली करना एक बहुत ही बड़ा प्लॉट डिवाइस है। मतलब जॉबलेस रीइंकार्नेशन को ही देखिए, वो एनिमे कमाल का है, लेकिन उस बुली चीज के वजह से ही मुझे एनिमे पसंद नहीं। तो यहाँ पर भी बुली होने के कारण सायू की वो दोस्त सुसाइड कर लेती है और सायू की मॉम सोचती है कि सायू की दोस्त की मौत के कारण सायू खुद है। इसी वजह से सायू घर छोड़कर चली आती है और पैसा ना होने के कारण बन जाती है एक प्रोस्टिट्यूट। वाह, क्या बैक स्टोरी है। तो मतलब जापान एनिमे में हमेशा दिखाते हैं कि एक 16 साल का लड़का या लड़की इतना ज्यादा मैच्योर होते हैं कि उनका इंटेलिजेंस 30 साल के आदमी से भी बहुत ज्यादा होता है। उसके हिसाब से यहाँ सायू ने जो किया वो था बेवकूफी। लेकिन क्योंकि बैक स्टोरी थोड़ा दर्दनाक है इसलिए मैं इसे प्लस पॉइंट देता हूँ। लेकिन उसके बाद सायू ने जो किया, घर से निकलने के बाद पैसा कमाने के लिए बन गई एक प्रोस्टिट्यूट। और शुरुआत में लोग इसको लेकर सिंपैथी दिखा रहे थे। मतलब घर से भाग आने के बाद पैसा कमाने के लिए क्या दुनिया में एक ही काम है? वेल, मैं यहाँ पर गलत हो सकता हूँ क्योंकि जापान का पर्सपेक्टिव ही कुछ अलग है। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, इसे भी रहने दो। इसके बाद जो हुआ वो तो इससे भी बदतर है। मतलब लोग इसे होलसम कह रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर क्यों। पहली बात तो एपिसोड में अनवांटेड फैन सर्विस, साथ ही साथ हर एक कैरेक्टर का डायलॉग, स्पेशली 27 साल के आदमी योशिदा का डायलॉग था बहुत ही डिस्टर्बिंग।
एनिमे में कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जिनका मीनिंग पर्टिकुलरली दर्शाता है पेडोफिलिया, और इस सीरीज में डायलॉग्स को ऐसे यूज किया गया है कि देख के ही लगता है कि ऑथर चाहते हैं कि सीरीज के आखिर में जाके एक 27 साल के आदमी के साथ एक 16 साल के लड़की का शिपिंग हो। और हाँ, होलसम का मतलब तो यही है ना। और बस इतना ही नहीं, सीरीज में इतना ज्यादा ग्राफिक सीन है कि वो पूरी तरह से होलसम चीज को मिटा देता है। और कोई भी एनीमे अगर इतना ज्यादा ग्राफिक हो तो कभी भी उसे होलसम नहीं कहा जा सकता। अगर लोगों को ये होलसम लगता है तो लोग जाके 18+ मैन हुआ या फिर कोरियन कॉमिक्स पढ़ सकते हैं, चाहे तो मैं रिकमेंड कर दूंगा। लेकिन सीरियसली कहता हूँ गाइस, इस एनीमे में बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं यहाँ बैठ के स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा सकता था। लेकिन गाइस, मेरा वीडियो का लेंथ देखिए, बहुत ज्यादा हो गया है, मैं एक्स्ट्रा बातें भी नहीं कर सकता। तो गाइस, यही था 3 शीट्स ऑफ स्प्रिंग। तो सच कहे तो मैं इस लिस्ट में नागातोरो का एनीमे को भी इंक्लूड करना चाहता था, लेकिन एपिसोड्स के साथ साथ नागातोरो का एनीमे और भी ज्यादा बेहतर बनता गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम लाजवाब बन गया है, बस इन तीनों से बेहतर ही है। तो मुझे पता है हीगे हीरो के वजह से आप लोग थोड़ा उदास होंगे और आप थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन सच कहता हूँ कि मुझे पहले लगा था कि ये बस मेरा ही ओपिनियन है, लेकिन ये बस मेरा ओपिनियन नहीं है, क्योंकि ये बहुत लोग मानते हैं। और सच कहे तो मैंने झूठ क्या बोला है। लेकिन फिर भी आपका ओपिनियन क्या है इन तीनों एनिमे के ऊपर, ये हमें नीचे बता दीजिए। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते आगे एक और नई वीडियो के साथ।